उसके पहले नरेला में एक इंसिडेंट हुआ, नरेला में हुआ या मतलब उपहार सिनेमा भी हुआ था। उपहार तो बहुत पहले की बात हो गई। उसके बाद पिछले 4 साल में 5 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए जिनमें करीब 30 40 से ज्यादा व्यक्तियों की जान गई। पर क्योंकि वो मजदूर थे इसलिए उनकी बात बहुत ज्यादा उठी नहीं, किसी ने की नहीं उनकी बात, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्डिंग में सो रहे थे, एक ही रास्ता था और नीचे से आग लग गई। जो अभी हाल ही में भारत के बाहर भी एक घटना घटी, बहुत से भारतीयों की जान गई जिसमें। अर्थक्वेक बहुत बड़ी त्रासदी होगा। फायर, फ्लड से ज्यादा फायर की चिंता हमें आमतौर पर लगती है क्योंकि फायर दिल्ली में होने का खतरा ज्यादा होता है। और पुराने जो बाजार हैं, चांदनी चौक हो कोई बाजार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में जहां 1 लाख साड़ियां टंगी हुई हैं, जहां 50 सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमैटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहां बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती है। तो मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको जमीन मिलती है। मीडिया हाउसेस को जमीन मिल जाती है, बाकी लोगों को जमीन नहीं मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकार जमीन नहीं देती है, उनको खुद खरीदनी होती है, खुद रेंट पे लेना होता है, महंगे रेंट पे लेना होता है। फिर हर डिपार्टमेंट के साथ कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि छोटी सी बात पे कोई हमला ना हो जाए। तो पक्ष सबका है, उनका भी है, और अच्छी बात है कि अगर हम एक स्थायी समाधान की ओर बढ़े, मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ स्थायी होगा। सर फैमिलीज भी ये न्यूज़ देख रही हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो भी देख रही हैं कि कैसे घटना सब कुछ हुआ, 3 बच्चों की जान गई। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को भेजते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, कि सब जाओ जगह से, पढ़ो। जैसे ये जो बच्चे थे, निविन केरल से था, हम्म। ये जो तान्या बच्ची है वो तेलंगाना से, उसके एक यूपी पेरेंट्स से, भी थे, हाँ। शायद एक यूपी से बच्ची है। हम्म। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि जब वो आए दिल्ली में, चाहे हमारे पास आए चाहे कहीं भी जाए, हम्म। केवल ये ना देखें कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, टीचर्स कितने अच्छे हैं, साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि सेफ्टी के प्रोविजंस कितने वहां पर हैं। खुद जाके देखें, क्लासरूम के अंदर जाके देखें। एक सिंपल सी कसौटी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हर पेरेंट और हर बच्चा जब भी किसी क्लासरूम में जाए, ये ध्यान से चेक कर ले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो निकलने की संभावना है या नहीं। मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कम से कम 2 एग्जिट हैं या नहीं। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। मैं जानता हूं कि ये कहने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो मुझे शायद बिरादरी से बाहर कर देंगे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, जिस क्लासरूम में, बिल्डिंग में निकलने के 2 रास्ते ना हो, 2 या 2 से ज्यादा, वहां आपको क्लास नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारा भी है तो हमारे पास भी नहीं करनी चाहिए। और अब से एक नई बात यह है कि बेसमेंट तो हम अभी ये सुनिश्चित करेंगे कि, मतलब बाकी राज्यों में बेसमेंट को लेकर ऐसे कठोर नियम शायद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर जगह इस नियम को लागू करें। सर आपने जो प्रेस रिलीज थी वो जारी की, उसमें आपने एक सुझाव भी दिया कि सरकार दिल्ली में 3 से 4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग स्थानों के लिए नियत करे। इस पे भी बात हुई एलजी हाँ, साहब आज के बात साथ हुई। आपकी। नरेला के लिए जो डीडीए के वाइस हम्म। चेयरमैन हैं शुभाशीष पंडा जी, उन्होंने बात आज भी रखी, और वो कह रहे हैं कि वहां पर हजारों की संख्या में घर तैयार हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात है, हम आपको लैंड भी दे सकते हैं अगर आप कहेंगे, तो हम ऐसे बिल्डर से बात करेंगे जो आपको बना के दे देंगे। तो वो, मतलब अब देखते हैं कि कितना व्यावहारिक सब लोग स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन एक प्रस्ताव तो दिया। उन्होंने रोहिणी की बात भी की, पर यह कहा कि रोहिणी में हमारे पास बने बनाए फ्लैट्स नहीं है, तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा हब बन जाएगा। एक डेथ्स को भी लेकर सर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स नहीं थे, 3 से ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं मौतों को छुपाया जा रहा है। जी। फिर एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि भाई जो लोग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट्स मरे हैं, उनके पेरेंट्स और फैमिली सामने नहीं आ रहे हैं। दरअसल जब मुखर्जी नगर में ऐसा हुआ पिछले साल, आग जब लगी, तो उस दिन भी ऐसा हुआ, अफवाह फैल गई कि शायद
15, 20, 30 बच्चों की डेथ हुई है और सरकार छिपा रही है। सरकार का पक्ष था कि डेथ एक की भी नहीं हुई है। तो मैं, क्योंकि मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रशासन में हैं, तो मैंने दिल्ली की पुलिस में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को, जो इस मामले को समझ भी रहे थे, उनसे बात की। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि सर, कैजुअलिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, एम्बुलेंस इतनी सारी क्यों आई, ये सवाल था। बोले कि हमारी नॉर्म ये है कि किसी बच्चे को हल्की सी चोट भी हो तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एम्बुलेंस में। और मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आप एक काम करो, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी लाशें हैं, आप हो सके तो एक बार बिल्डिंग के अंदर जाके उनको दिखा दो, 2, 4, 5 बच्चों को ले जाके। उसके बाद शायद उन्होंने ऐसा किया। एमपी साहब हमारे जो थे, मनोज तिवारी, उनको भी शायद दिखाया, कुछ बच्चों को शायद दिखाया गया। धीरे धीरे ये रूमर शांत हुआ। यहाँ की जो बात है, मेरा बच्चों से कहना यह कि अगर उनको निश्चित तौर पर ऐसी जानकारी है तो उन बच्चों का नाम बताएं जो मिसिंग हैं, जिनकी डेथ की बात है। जैसे मैंने आज ही कहीं पढ़ा कि एक बच्चे को मिसिंग बताया गया, वो बच्चा आज सामने आया कि मैं उस दिन वहां पर नहीं था, शायद नारायणा में कहीं रहता बच्चा। तो क्योंकि जब बच्चे निकले होंगे, कुछ बच्चे घायल होंगे, उनको लेके हॉस्पिटल गए होंगे, तो ये सीधी सी बात है, उस समय सबको ऐसा लगता है कि जितने लोग जा रहे हैं वो सब डेड बॉडीज हैं और बच्चों की चिंता लाजमी है। लेकिन अगर ऐसा एक भी नाम है जिसपे उनको डाउट है, वो नाम बताएं, उनके पेरेंट्स सामने हैं, और जैसे ही कोई बच्चा सामने, मतलब बच्चे का नाम सामने आएगा, पेरेंट्स सामने आएंगे, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन को लेकर जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि दिल्ली जैसे शहर में पब्लिक आई के बीच में होते हुए इतना आसान नहीं है छिपाना। लेकिन अगर शक है बच्चों को तो नाम बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। सर, एक नीलेश नाम का यूपीएससी एस्पिरेंट और था, उसकी कुछ दिन पहले जान चली गई थी करंट लगने की वजह से। अभी 3 बच्चों की जान चली गई है। एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठता है, दिल में उठता है, डज ह्यूमन कोस्ट हैव नो लाइफ इन इंडिया? मतलब ये बात ईमानदारी से कहें तो जैसे जैसे हम विकसित देश बनते हैं वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ की कीमत बढ़ती जाती है। विकासशील देशों में, गरीब देशों में ह्यूमन लाइफ की कीमत उतनी नहीं होती है। मसलन नियम उतने हैं नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, चलता रहता है, सबको पता है, फिर एक हादसा होता है, नाराजगी होती है कुछ दिनों की, शांत हो जाता है। गुजरात में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एक नदी पे पुल टूटा, कितनी जानें चली गई, बहुत शोर मचा। गुजरात में ही हाल में गेमिंग जोन में आग लगी, कितने लोग मर गए। दिल्ली में पहले 2 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, कितने लोगों की डेथ हो गई थी। ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, संसाधनों को लेकर हम रातों रात विकसित देश नहीं बन सकते। विकसित देशों ने आज से 50 साल पहले ये सब झेला है। इन सब चीज़ों को झेल कर नई नीतियाँ बने, नियम बने, चीज़ें ठीक हुई। वहाँ आबादी का दबाव थोड़ा कम रहता है, जगह उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास आबादी भी ज़्यादा है जगह की तुलना में। ईमानदारी की बात है कि भारत में और ऐसे देशों में, पाकिस्तान में, किसी और देश की बात करें, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी पर खतरे ज़्यादा है, और दिल्ली तो बहुत ज़्यादा है। जब गर्मियाँ होती हैं तो चिंता होती है कि कहीं आग ना लग जाए, सर्दियों में भी ऐसा होता है। अब बरसात में चिंता होने लगी है कि कहीं पानी ना घुस जाए। दिवाली आते आते अगले 4 महीने चिंता है कि जिसको लंग्स में दिक्कत है, अगर किसी को, मतलब अगर लंग्स से दिक्कत है तो बस वो बच जाए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है। तो निस्संदेह दिल्ली में जिंदा रहना भी एक चैलेंज होता है, चुनौती है। सर, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें देख के लग नहीं रहा है कि उनका आक्रोश आने वाले 3-4 दिनों में कम होने वाला है। जब तक कोई सॉलिड उन्हें या तो प्रूफ नहीं मिलेगा कि सरकार कोई कदम उठा रही है, या कोई जस्टिस का कोई उन्हें रे ऑफ होप नहीं दिखेगा, तब तक लग नहीं रहा कि वो एक कदम पीछे लेने वाले हैं। अच्छी बात है कि आज की मीटिंग में 5 या 6 बच्चे जो उस मूवमेंट में हैं वो भी आए हुए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस लेके आई थी। वो भी इस पूरे प्रोसेस के भागीदार हैं, और जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में बच्चों का पार्टिसिपेशन भी है। एक बार मैं आपको उस कमेटी में कौन कौन है अगर आप बता पाएं तो? बच्चे, एलजी साहब ने जो उस समय कहा था, मैं बहुत एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 4-5 इंस्टीट्यूट्स के लोग थे, जिनमें एक मैं भी था। बच्चों की तरफ से 1 या 2 लोग रहने वाले हैं। जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल से वो कमेटी के चेयरमैन होने वाले हैं। और अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो
एमसीडी के कमिश्नर और डीडीए के वीसी या उनके प्रतिनिधि उस कमेटी में होंगे, और दिल्ली फायर सर्विस के भी। सर, ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा, आपका एक आखिरी मैसेज, जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, आप उनसे एएनआई के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? आखिरी मैसेज। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आक्रोश है ये बहुत रैंडम ना रहे, एक व्यवस्था सुधारने का माध्यम बने, और उसमें कुछ लोगों को कीमत चुकानी होगी, उनको चुकानी चाहिए, चाहे वो हम हों, चाहे एमसीडी वाले हों, कोई भी हो। और अगर इस आक्रोश की बदौलत वो दिल्ली में एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनवा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जो सब चीज़ों का नियमन करे, हॉस्टल्स के बारे में भी ध्यान से उनकी शिकायतों को सुने, समाधान करे, और यदि कोई एक ऐसा प्लेस मिल जाता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वहाँ कॉस्ट काफ़ी कम होगी। अभी करोल बाग वगैरह में किराए इतने ज़्यादा हैं कि उनकी भी बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास परेशानियाँ नहीं हैं। जब नई जगह पे होंगे किराए उनके बहुत कम हो जाएंगे, खर्चा भी कम हो जाएगा, फीस भी कम हो जाएगी, रहने की दुविधा भी कम हो जाएगी, हवा धूप वो सब चीज़ें भी मिलेंगी। तो अब मतलब वो कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार की भाषा में कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीड़ा जो है पहाड़ जैसी हो गई है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये बच्चे भगीरथ बन सकते हैं, इस हिमालय से गंगा निकाल सकते हैं, और इस मामले में मैं खुल के कह रहा हूं कि मैं उनके साथ हूं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और साथ में इतना ही नहीं, बल्कि मैंने आज एलजी साहब से भी बात की। एलजी साहब ने निवेदन किया कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके माता पिता की स्ट्रगल्स भी हैं, तो हम तो सरकार की तरफ से जो मदद कर सकते हैं करेंगे, आप लोग भी करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने उनको वायदा किया एलजी साहब को कि हम आगे बढ़ के मदद करना चाहेंगे, बशर्ते कि उनके पेरेंट्स ऐसा चाहें, उनको अपमान ना लगे। तो हम आज या कल में उन बच्चों से मिलेंगे, उन बच्चों के थ्रू उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलेंगे जिनकी मृत्यु हुई, बात करेंगे। यदि संभव हुआ तो हम कोशिश करेंगे उनके घाव पर थोड़ी सी मरहम लगा सकें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं से बात करें। बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।